Okay. गुड मॉर्निंग। मैं गौतम श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी अनुभवी आदरणीय शिक्षकगण एवं तमाम जो भी अनुभवी आदरणीय शिक्षकगण अभी हमारे साथ ऑनलाइन हैं, आप सभी का स्वागत करता हूँ। हाँ, थोड़ी टेक्निकल कुछ इश्यूज थे। तो मैं गौतम आप सभी अनुभवी शिक्षकों का आज के सेशन में ZII की जो इनोवेटिव आइडियाज़ की जो सीरीज़ है, इस पर आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और चलिए आज के सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज के सेशन पे एक बड़ा ही बेहतरीन नवाचार जो हमारे टीचर इनोवेशन अवार्ड से आया है, TIA1 से आया है, बडिंग राइटर। जी हाँ, बडिंग राइटर्स पर आज हम सभी बात करेंगे। इस चर्चा परिचर्चा पर आज इस इनोवेटिव आइडियाज पर बात करेंगे। कहा जाता है कि सभी विद्यार्थियों पर या हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई लेखक, कोई ना कोई कलाकार छिपा हुआ होता है। ऐसा है, अमूमन ऐसा ही होता है कि सभी बच्चों के अंदर कोई ना कोई कलाकार, कोई ना कोई लेखक जरूर छिपा रहता है। आवश्यकता हो हम सभी शिक्षकों की है, हम सभी अभिभावकों की या गणमान्य जो भी हमारे समाज के लोग हैं, इन सब की ये जिम्मेदारी, ये भूमिका होती है कि हम उन बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को पहचानें, उसे तराशें और इसे इस योग्य बनाएं कि वो हमारे समाज का, हमारे देश का, पूरे विश्व का एक नेतृत्व कर सके, एक दिशा निर्धारण कर सके। तो चलिए आज के इस इनोवेटिव आइडियाज पर हम सभी आगे बढ़ते हैं, जो कि लिया गया है टीचर इनोवेशन अवार्ड। ये है टीचर इनोवेशन अवार्ड TIA1 इससे। और जैसा कि मैंने बताइए, जो ZII इनोवेटिव आइडियाज की जो सीरीज चल रही है, प्रतिदिन सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक हिंदी में, जिसे आयोजित किया जा रहा है श्री अरविंद सोसाइटी के ZII प्लेटफॉर्म के तहत, और इसे प्रायोजित किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। तो जैसा कि आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं जूम ऐप के जरिए, इस सेशन पे हो सकता है आप जुड़े हों, या हो सकता है आप हमारे फेसबुक की ZII पेज पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो इसे लाइक करना ना भूलें, ताकि आप सभी वीडियोज को देख पाएं। और यदि आप हमारी इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट जितने भी वीडियोस बन रहे हैं वो सारे समय पर आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए अब इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, और आज का जो इनोवेटिव आइडियाज है वो है बडिंग राइटर। बडिंग का तात्पर्य क्या है? बडिंग का मतलब एक कली जो पुलकित होता हुआ, राइटर एक लेखक। सभी बच्चों के अंदर कोई ना कोई एक लेखक, कोई ना कोई एक प्रतिभा, जो कलाकार छिपा हुआ होता है, उसे आवश्यकता है उसे निखारने की, उसे बेहतर बनाने की। तो इस बडिंग राइटर्स में कई तरह के ऐसे इनोवेटिव आइडियाज हमारे शिक्षक ने, हमारे नवाचारक ने बताए, जिसको इम्प्लीमेंट करके उन्होंने अपने विद्यालय में बच्चों के लेखन, बच्चों के जो अभिव्यक्ति है, उनके राइटिंग स्किल, उनके स्पीकिंग स्किल के साथ साथ उनके क्रिएटिविटीज को भी इम्प्रूव किया गया। तो चलिए एक एक करके और अधिक समय ना लेते हुए हम सभी आज के सेशन पर आगे बढ़ते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं फिर एक बार आप सभी को कहना चाहूँगा कि आप इन सारे सेशन को बड़े गौर से, अच्छे से सुने। यदि इस सेशन में बताए जाने वाले उन इनोवेटिव आइडियाज़ को या इनसे संबंधित कोई भी इनोवेटिव आइडियाज आप अपने स्कूल में या कम्युनिटी पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप उन आइडियाज को हमें जरूर शेयर करें, उसके फोटोग्राफ भी जरूर शेयर करें। हमारे ZII.com के पेज पर जाएं, वहां पे आपको मिलेगा सबमिट योर आइडिया का एक पॉपअप मिलेगा। उस पॉपअप में जब आप अपने आइडियाज को सबमिट करते हैं, अपनी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड कुछ फोटोग्राफ सबमिट करते हैं, तो निश्चित रूप से आप प्रतिभागी हो जाते हैं। और TIA3 जो हमारा कमिंग सीजन है, 3rd सीजन, उसके प्रतिभाग होने के लिए आप अपनी दावेदारी सुनिश्चित करते हैं। तो चलिए अब हम आज के इनोवेटिव आइडियाज पर आते हैं, जिसका नाम है बडिंग राइटर्स। और बडिंग राइटर्स पर जब हम सभी आते हैं तो जो सबसे पहला जो इनोवेटिव आइडिया है हमारे बीच में,
वो आता है लेट्स कंप्लीट द स्टोरी। जी हाँ, लेट्स कंप्लीट द स्टोरी का हिंदी प्रारूप हम कह सकते हैं आओ मिलकर कहानी को पूरा करें। जी हाँ, तो ये जो लेट्स कंप्लीट द स्टोरी टुगेदर जो क्लासरूम में टीचर ने इंप्लीमेंट किया, अर्थात आओ मिलकर हम कहानी पूरा करें, इस पर क्या होता है, इस सेशन पे टीचर ने क्या किया, बच्चों को जो कक्षा में बैठे हुए हैं पाठ्यक्रम से संबंधित जो पाठ्य पुस्तिका है, पाठ्य वस्तु है, उससे संबंधित किसी एक विषय पर या हो सकता है उस कंटेंट से जुड़ा कोई कहानी या कोई टॉपिक के बारे में कहानी के रूप में शिक्षक शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं, बच्चों को सुनाते हैं कहानी और सुनाते जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, बीच में ही पॉज कर देते हैं और वो कहते हैं कि आज इस कहानी को मैं पूरा नहीं करूंगा, इस कहानी को हम सभी मिल करके एक साथ पूरा करेंगे, क्योंकि आज यहाँ बच्चे केवल ऑडियंस नहीं होंगे, बच्चे स्पीकर भी होंगे। यानी शिक्षक के साथ साथ विद्यालय में कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को प्रतिभाग करने का, एक्टिव पार्टिसिपेशन करने का यहाँ पर मौका मिलता है। तो इसके तहत इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए शिक्षक पूरी कक्षा को ग्रुप वाइज भी इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या इंडिविजुअल भी इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ग्रुप वाइज अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो टीचर कई ग्रुप में विभाजित कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए 2, 4, 6, 8 ग्रुप में भी इसे विभाजित किया जा सकता है। इसके बाद शिक्षक कहानी को सुनाना प्रारंभ करते हैं और जैसे ही वो प्रारंभ ही करते हैं, इसी के साथ वो बच्चों को कहते हैं कि बच्चों अब आपकी बारी है, और एक एक ग्रुप को उससे ऐड करने का, उस कहानी का अगले मोड़ को कहने का, बताने का मौका देते हैं। जैसे कहते हैं ना कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेल पूरी खा रहा था, और अगर अचानक यहाँ पर शिक्षक रुक जाए तो बच्चों के मन पे आएगा अब उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो मैंने एक कॉमिक वे में मैंने एक उदाहरण बताया, ठीक इसी तरह से पाठ्य पुस्तक से जुड़ी जो हमारे विषय वस्तु से जुड़े जो टॉपिक है, विषय, उसे बड़ा रोमांचकारी तरीके से शिक्षक बच्चों के बीच प्रस्तुत करते हैं और बच्चों को उसे ऐड ऑन करते हुए इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। इससे क्या होता है कि सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है, बच्चे बढ़ चढ़ कर इस पर पार्टिसिपेट करते हैं। जैसा कि हमारे नवचारक ने कहा कि कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से भागीदारी निभानी होती है, सभी विद्यार्थियों को, चाहे वो आखिरी बेंच में बैठा हुआ विद्यार्थी हो, चाहे पहली बेंच में बैठा हुआ विद्यार्थी हो। जब सभी विद्यार्थियों को कुछ ना कुछ ऐड करने का जब यहाँ पर मौका मिलता है तो क्या होता है, इस इनोवेटिव आइडियाज के जरिए बहुत बड़ा जो परिवर्तन होता है वो ये होता है कि कल तक जब शिक्षक कोई विषय, कोई पाठ या कोई कहानी सुना रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, तो बच्चे केवल ऑडियंस होकर सुनने का प्रयास कर रहे होते थे। लेकिन आज क्या हुआ, आज जब शिक्षक कोई कहानी, कोई संवाद जब वो आरंभ करते हैं, सुनाते हैं, इस क्रम में क्या होता है कि बच्चे सुनते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को भी जारी रखते हैं। ध्यान दे, सुनने के क्रम में वो उनका क्रिएटिविटी भी चलता रहता है साइमल्टेनियसली एक साथ, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके ग्रुप की या इंडिविजुअली उनकी भी बारी आने वाली है और वो बहुत अच्छे से रोचक तरीके से सोचते हैं कि मैं इस पर क्या ऐड करूं। जैसे कछुए और खरहे की कहानी तो सभी बच्चों ने सुनी है, अमूमन हम सभी शिक्षक, हम सभी अभिभावक, हम सभी लोग अपने बच्चों को खरहे और कछुए की कहानी तो अवश्य सुनाते हैं। तो इस कहानी को सुनाने के उपरांत भी शिक्षक इस कहानी को शुरुआत करते ही बच्चों को मौका दे सकते हैं कि बच्चों इस कहानी को अब आप लोग अपने हिसाब से लेकर के चले। ध्यान दें, इस इनोवेटिव आइडियाज को करने के दो तरीके। पहला कि जो विषय पढ़ाया गया है, जो टॉपिक पढ़ाया गया है, उस टॉपिक को एज इट इज बच्चे कन्वे करें कि जिस तरह से शिक्षक ने पिछली कक्षा में जो कहानी पढ़ाई थी या कोई चैप्टर सुनाया था, उससे कोई प्रसंग जो बताया था, एज इट इज बच्चे कितना बेहतर याद कर पाए हैं, उसके आधार पर बच्चों को मौका दिया जाता है कि इसे आगे बढ़ाएं। तो इससे क्या होता है, बच्चों की स्मरण शक्ति, जो उनकी स्मरण शक्ति है, वो बेहतर होती है। दूसरी बात तो ये है कि किसी चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करने का तरीका यहाँ पर है, लेट्स कंप्लीट द स्टोरी टुगेदर। जी हाँ, लिखा तो है इस इनोवेटिव आइडिया का नाम लेट्स कंप्लीट द स्टोरी, लेकिन स्टोरी कुछ भी हो सकता है। स्टोरी इस साइंस के सब्जेक्ट से भी जुड़ा हो सकता है,
स्टोरी सामाजिक विज्ञान से भी जुड़ा हो सकता है। तो ये इस इनोवेटिव आइडिया का जो इम्पैक्ट वो है कि रिवीजन बड़े अच्छे तरीके से कराया जा सकता है। दूसरा, स्मरण शक्ति तो इम्प्रूव हुई। दूसरा जो यहाँ पर है कि इस इनोवेटिव आइडियाज के जरिए बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को भी काफी बेहतर प्लेटफॉर्म मिलता है, वो अपनी क्रिएटिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। जब शिक्षक कहते हैं अब आपको इस कहानी को अपने हिसाब से लेकर के चलना है, वो केवल प्यासा कौवे वाली कहानी को केवल शुरुआत करते हैं कि एक कौवा था, बहुत प्यास लगी थी उसे और वो इधर उधर दर बटर भटक रहा था, इतने में उसे एक घड़ा दिखता है, घड़े में थोड़ा सा पानी होता है, फिर क्या होता है। अब बाकी बच्चों को मौका मिलता है इस कहानी को बढ़ाने का। अर्थात इस लेट्स कंप्लीट द स्टोरी टुगेदर का निचोड़ केवल इतना है कि सभी बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो ये था इनोवेटिव आइडियाज, लेट्स कंप्लीट द स्टोरी टुगेदर। अब इसे इंप्लीमेंट करने के लिए धरातल पर जो शिक्षक ने हमारे इनोवेटिव आइडियाज जो देने वाले इनोवेटर है, उन्होंने इसके 2 ट्रैक बताए खास तौर से। लेट्स कंप्लीट द स्टोरी टुगेदर, इसमें बच्चों की रचनात्मकता, उनकी क्रिएटिविटी को इंप्रूव करने के लिए, उनके अंदर छिपी हुई जो प्रतिभा को निखारने के लिए 2 ट्रैक इन्होंने लाया। पहला तरीका जो इन्होंने लाया, ड्रॉ एंड नरेट। ध्यान दें, मैं बताऊंगा फर्स्ट स्टेज जो पहला चरण है, ड्रॉ एंड नरेट। इस पर शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षक ड्रॉ एंड नरेट को भी 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, शिक्षक कोई तस्वीर कुछ ऐसा ड्रॉ करते हैं पिछली कक्षा में पढ़ाए हुए विषय से संबंधित, टॉपिक से संबंधित, या कोई नया टॉपिक भी हो सकता है, और ऐसा टॉपिक होता है जो सभी बच्चों को लगभग पता होता है। तो शिक्षक कोई एक इमेज ड्रॉ करते हैं और बच्चों से पूछते हैं बच्चों इसे बताएं। ये पिक्चर को ड्रॉ करने के बाद उनसे पूछते हैं बताएं इसके बारे में, इसे नरेट करें, इसे आगे बढ़ाए कहानी। एक तरीका ये हो सकता है इंडिविजुअली। लेकिन जो शिक्षकों ने जो इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया और सबसे बेहतर रिजल्ट जो सामने आए, वो आए पेयर वाइज। जब विद्यार्थियों को ग्रुप बना दिए गए और सभी ग्रुप से 2-2 बच्चों को बुलाया गया, 2-2 बच्चों को बुलाया गया। एक विद्यार्थी को क्या करना होता है, एक विद्यार्थी दीवार पर तस्वीर बना रहा होता है, ड्रॉ कर रहा होता है कहानी से जुड़ा, उस टॉपिक से जुड़ा, और दूसरा विद्यार्थी उस तस्वीर को देख करके एक्सप्लेन कर रहा होता है कि ये क्या बताएगा। तो वो तस्वीर बनाता है, दूसरा एक्सप्लेन करता है। देखिए यहाँ पर तस्वीर का तात्पर्य ये नहीं है कि कोई विद्यार्थी कितना सुंदर तस्वीर बना सकता है, यहाँ केवल इतना है कि कोई विद्यार्थी जो है, जो तस्वीर बना रहा है, केवल वो बनाने का प्रयास करे, उस कॉन्सेप्ट को लाने का प्रयास करे, और सामने वाला जब उस तस्वीर को देख करके कहानी को बताता है, ड्रॉ भी हो रहा है, नरेट भी हो रहा है, तो ऑडियंस को क्या फायदा मिलता है, पूरी कहानी यहाँ सचित्र भी उन्हें मिल रहा है और एक्सप्लेन भी हो रहा है बच्चों से। इस प्रकार देखा जाता है कि बच्चे बड़ी आसानी से इस इनोवेटिव आइडियाज को के जरिए आसानी से स्मरण शक्ति भी इंप्रूव होती है और उनकी जो क्रिएटिविटी भी इंप्रूव होती है। यहाँ पर शिक्षक ने ये तो पहला चरण था। दूसरे चरण में क्या होता है कि टीचर सिंपली बच्चों को तस्वीरें किसी भी कहानी से संबंधित, हो सकता है न्यूज़पेपर की कटिंग हो या किसी मैगजीन की कटिंग हो, तो विभिन्न प्रकार की तस्वीरें, या हो सकता है शिक्षक जो कैरेक्टर है, कोई विषय वस्तु है, उससे संबंधित तस्वीर केवल दिखाते हैं, डिस्प्ले करते हैं, या हो सकता है अगर वो ड्रॉ करना चाहते हो ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पे, तो उसे ड्रॉ करते हैं और बच्चों से पूछते हैं बच्चों बताओ इसके बारे में। तो सभी बच्चों को ग्रुप वाइज या इंडिविजुअली उनको आंसर करने का, इसके बारे में बताने का मौका मिलता है। तो इस प्रकार क्या होता है, बच्चों के अंदर जो छिपी हुई जो प्रतिभा है, उनकी जो क्रिएटिविटी है, वो इम्प्रूव होती है। बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है कक्षा में, बच्चे जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। बच्चे यहाँ पर समूह में कार्य करना सीखते हैं, क्योंकि ग्रुप वाइज जब होता है तो बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं कि ये आंसर क्या होगा, और इस तरह से क्या होता है कि विद्यालय में एक बहुत ही बेहतर सेल्फ लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। इस इनोवेटिव आइडियाज के जरिए पीयर लर्निंग के इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे तरीके से कन्वे किया जा सकता है, जहाँ एक बच्चा दूसरे बच्चे के सहयोग से सीखता है। एक ड्रॉ कर रहा है तो एक नरेट कर रहा है, ठीक है, एक ग्रुप एक्सप्लेन कर रहा है तो दूसरा या तीसरा ग्रुप उसे सुन रहा है। तो इस प्रकार से ये था लेट्स कंप्लीट द स्टोरी टुगेदर। आशा करता हूँ ये इनोवेटिव आइडियाज आपको जरूर पसंद आया होगा, या हो सकता है इस आइडियाज से संबंधित कुछ ना कुछ आप अपने विद्यालय में अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उसे जरूर डॉक्यूमेंटेड करें। और अगर आप कुछ नया बेहतर कर रहे हैं,
हमने जो इनोवेटर्स के, हमारे नवचारक के आइडियाज को आपको बताया, इसके अलावा इसी इनोवेटिव आइडियाज को आप करते हुए कुछ नया भी इस पर कर रहे हैं, आपका व्यक्तिगत अपना कुछ अनुभव है, तो निश्चित रूप से उस आइडिया को आप हमें जरूर भेजें। और इस सेशन के अंत में आप चाहें तो हमसे डायरेक्ट इस पर जुड़ सकते हैं। कोई ऐसा एड ऑन, कोई ऐसा आपके पास अनुभव हो इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के हिसाब से, तो आप हमसे जरूर जुड़ें। तो चलिए अब हम इस टीचर इनोवेशन अवार्ड TIA1 की बडिंग राइटर इनोवेटिव आइडियाज के दूसरे एक्टिविटीज पर पहुंचते हैं, जिस एक्टिविटी को हमारे जो इनोवेटर ने कराया और इसका बेहतर जो नाम रखा, आई एम एन ऑथर, मैं एक लेखक हूं। ध्यान दे, आई एम एन ऑथर मतलब क्या है कि बच्चों के अंदर जो क्या होता है कि बच्चे पढ़ाई से, लेखनी से दूर होते हैं। मतलब अब आजकल के जमाने में हम देखते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हर कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा है, मोबाइल से काम कर रहा है, इस तरह की चीजें हो रही। तो कहीं ना कहीं एक चीज हम क्या देख पाते हैं कि ये जो हम बचपन में, हम सभी शिक्षक जो अपने बचपन में हैंड राइटिंग सुधारने को लेकर के अपने अभिभावक और अपने शिक्षकों से बहुत ज्यादा बातें सुनते थे कि हैंड राइटिंग ठीक नहीं, ऐसे करो वैसे करो। कई बार बहुत सारा मार भी पड़ता था हमें कि हैंड राइटिंग सही नहीं, बड़ी गंदी हैंड राइटिंग। लेकिन आज के परिवेश में ऐसा देखा जा रहा है कि बच्चों, ज्यादातर जो बच्चे हैंड राइटिंग को लेकर के बहुत ज्यादा कॉशियस नहीं है। कई बार बच्चे हमें सीधे मुंह हमें जवाब दे देते हैं, हैंड राइटिंग से क्या है, बस इंसान पढ़ ले सामने वाला वही काफी है, क्योंकि आगे चल करके तो सारा काम कंप्यूटर से ही करना है। तो हैंड राइटिंग बहुत अच्छा होना उतना जरूरी है, सुंदर होना उतना जरूरी नहीं है, हैंड राइटिंग साफ सुथरा होना जरूरी है। बस वो यही कह करके आगे बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे कह भी तो सही रहे हैं, हैंड राइटिंग सुंदर होना अब उनका ऑब्जेक्टिव ही नहीं रहा। हैंड राइटिंग केवल क्लियर होना चाहिए उनको लगता है, ताकि एग्जाम से उनसे मार्क्स मिल जाए, क्योंकि जीवन में उन्हें हैंड राइटिंग का प्रयोग तो करना नहीं है, अब तो लैपटॉप से, कंप्यूटर से टाइप करना है। तो ये जो चीजें कहीं ना कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हुआ है, ये कहीं ना कहीं ह्रास हुआ है। बच्चों के अंदर जो लेखनी की जो क्षमता होती है या होनी चाहिए, वो ह्रास हुआ है। तो हमारे इनोवेटर ने, नवचारक के मन में आया कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि बच्चों के, नो डाउट, उनके अंदर की जो रचनात्मकता को हमें बढ़ाना तो है, साथ ही साथ उनकी लेखनी भी बेहतर करनी बहुत जरूरी है। तो कैसे अप्रिसिएट किया जाए उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को, उनकी लेखनी को कैसे, तो इसी को उन्होंने जमीनी स्तर पर उतारा एक बेहतरीन नवाचार के साथ, जिसका नाम है मैं भी एक लेखक हूं, आई एम एन ऑथर। इस पर क्या हुआ कि चलिए अब आते हैं इस इनोवेटिव आइडिया पर। बच्चे विभिन्न प्रकार के मैगजीन, जो बच्चों की मैगजीन होती है, बड़ी प्यारी मैगजीन, जैसे आप सभी ने कभी न कभी पढ़ा होगा, चंपक बच्चों को बहुत पसंद होता है, विजडम भी आती है। तो ये जो मैगजीन होती हैं बच्चों के लिए, मोटू पतलू है ना, चंपक, ये जो मैगजीन आते हैं बच्चे जब पढ़ते हैं, और कई तरह की रोचक कहानियां जब वो पढ़ते हैं, कई बार क्या होता है कि अखबार में भी कुछ छोटी सी स्टोरी आ जाती है, बच्चे पढ़ते हैं, हम अभिभावक उस बच्चों को पढ़ने के लिए कहते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें मजा आता है। और कहीं ना कहीं बच्चे जब वो मैगजीन पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, तो उनके मन में एक ख्याल जरूर आता है, कहीं ना कहीं आता है कि ये काश मैं भी लेखक होता, मेरी भी कहानी होती। क्योंकि बच्चों में ये इस तरह की ललक जरूर होती है। वो जब कुछ अच्छा देखते हैं, जब उन्हें कुछ अच्छा लगता है, तो उनके मन में भी एक भाव आता, काश मैं भी ऐसा कर पाता, या मैं भी इस तरह से लिख पाती, इस कहानी के नीचे काश मेरा नाम लिखा हुआ होता। तो ये जो भाव है बच्चों में, एक सकारात्मक विचार को उत्पन्न करता है। शिक्षक ने इसी को ध्यान में रखते हुए जो इनोवेटिव आइडिया लाया, मैं भी एक लेखक हूँ, आई एम एन ऑथर, इसके तहत उन्होंने क्या किया, बच्चों को अब उनकी अपनी खुद की एक मैगजीन, एक पुस्तक लिखने के लिए कहा गया। हो सकता है ये 2 4 6 पेज का भी हो सकता है। शिक्षक क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के टॉपिक और थीम उन्हें दे देते हैं। विषय हो सकता है, कोई अगर त्योहार आ रहा है, कोई समस्या है, कोई त्योहार है, मौसम का नाम हो सकता है, जैसे ग्रीष्म ऋतु के बारे में हो सकता है, वर्षा ऋतु के बारे में हो सकता है, फिर नए वर्ष के बारे में हो सकता है, अभी रक्षाबंधन आ रहा है, तो इस तरह से कुछ भी मतलब हो सकता है टॉपिक। शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों को टॉपिक देते हैं, और शिक्षक ने इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किया, कक्षा में जो विद्यार्थी बैठे हैं उनकी संख्या को ध्यान में रखते हुए शिक्षक ने क्या किया, उन्हें कई ग्रुप में विभाजित कर दिया। ध्यान दें, कई ग्रुप में विभाजित कर दिया। और उसे ग्रुप में विभाजित करने के उपरांत शिक्षक ने सभी ग्रुप को, हो सकता है
एक साथ सभी ग्रुप को कोई थीम दिया जा सकता है, एक ही थीम सबको एक साथ दिया जा सकता है, या सभी ग्रुप को अलग अलग थीम दिया जा सकता है उन्हें, मतलब अपनी पुस्तक या मैगजीन लिखने के लिए। या एक तरीका ये भी होता है कि शिक्षक जो हमारे इनोवेटिव टीचर है उन्होंने क्या किया, ग्रुप बना दिए, और हो सकता है ये मैगजीन लिखवाने का काम महीने में एक बार हो या 2 बार हो सकता है कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को, सभी ग्रुप को एक साथ मैगजीन बनाने का मौका मिले अलग अलग टॉपिक पर या एक ही टॉपिक पर। या शिक्षक ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी एक ग्रुप को मौका मिलेगा इस महीने मैगजीन बनाने का, या किसी 2 ग्रुप को मिले। इससे क्या होता है कि ग्रुप वाइज जब बच्चे मैगजीन तैयार करते हैं तो वो सभी मिल करके इसके कलरफुल कवर तैयार करते हैं, ड्राइंग करते हैं उस पर, और बहुत अच्छे तरीके से अपनी लेखनी से जब वो मैगजीन तैयार करते हैं, छोटा सा पुस्तक, कितना सुंदर से पुस्तक को तैयार करते हैं, पुस्तक का एक शीर्षक सोचते हैं, उसके नीचे अपना नाम भी लिखते हैं बड़े प्यारे से अच्छे हैंडराइटिंग के साथ। तो कहीं ना कहीं बच्चों को भाव आता है कि मैं एक लेखक हूँ। उस पुस्तक को, उस मैगजीन को तैयार करने के लिए बच्चे इधर उधर से इंफॉर्मेशन लाते हैं, किताबों से लाते हैं, है ना, कभी अपने पेरेंट्स से पूछते हैं। तो इस प्रकार ये देखा जाता है कि बच्चे इसके पीछे बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं। बच्चे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कई बार टीचर्स के पास जाते हैं और उनके पास जो कोई जिज्ञासा होती है वो रखते हैं, पूछते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, और यथासंभव संभव हो पाता है तो उससे संबंधित एक चित्र, कोई ड्राइंग, कोई उसमें तस्वीर भी बनाते हैं, या कोई पेपर कटिंग, न्यूज़पेपर कटिंग हो या किसी पुराने मैगजीन से, तो उससे निकाल करके उस पुस्तक में डालते हैं, और इस तरह से वो अपना तैयार करते हैं खुद की एक कहानी की पुस्तक, या हम कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं कि नोवेल मैगजीन वो बनाते, नोवेल बुक हो सकता है, वो अपना तैयार करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों के अंदर जो छिपी हुई जो लेखनी है, उसके अंदर जो छिपा हुआ लेखक है, वो उभर कर सामने आता है। और हम सभी शिक्षकों को समय समय पर, महीने में 1 बार या 2 बार, अपनी सुविधा के अनुसार, विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार इस इनोवेटिव आइडियाज को जरूर इंप्लीमेंट करना चाहिए। क्योंकि जब ये इनोवेटिव आइडिया इंप्लीमेंट किया जाता है तो पाया जाता है कि विद्यार्थी अपनी हैंडराइटिंग को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, और उस का जो कवर तैयार करते हैं उसे कलरफुल बनाते हैं, डेकोरेटिव वो डेकोरेशन क्रिएट करते हैं और बहुत डेकोरेटिव बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा आई एम एन ऑथर, इसका प्रयोग किया जाता है। कभी कभी बच्चे अपनी इस मतलब कहानी की जो पुस्तिका तैयार करते हैं, इसके अंदर कुछ तस्वीरें या कोई कविता भी लिखते हैं, जिससे क्या होता है, उनके अंदर के प्रतिभा सामने निकल करके आती है। और इस प्रकार देखा गया कि सभी विद्यार्थी आपस में मिलजुल करके काम करते हैं, और उनमें जो सकारात्मक जो सोच है, जो क्रिएटिविटी है, उसका संचार होता है। तो ये था इनोवेटिव आइडिया आई एम एन ऑथर, जिसे आपने सुना। आशा करता हूं कि बच्चों के अंदर छिपी हुई जो प्रतिभा होती है लेखक की, वो निकल करके सामने आती है इस इनोवेटिव आइडियाज के जरिए। आशा करता हूं आपको भाया होगा जरूर, और आप इसे जरूर इम्प्लीमेंट करें। और कोई भी आउटकम अगर आपने रिसीव किया हो, कोई अनुभव आपके पास इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज का है, तो आप हमें इस सेशन में जुड़ें। इस सेशन के अंत में हमसे जरूर कनेक्ट हों, या हमारे चैट बॉक्स में, अगर फेसबुक में आप देख रहे हैं तो चैट बॉक्स पर भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं। चलिए अगले इनोवेटिव आइडियाज की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि आज बडिंग राइटर्स के तहत 7 छोटे लेकिन बड़े प्यारे प्यारे जो एक्टिविटीज हैं, वो हमारे इनोवेटर्स ने सुझाए हैं। तो हमने 2 एक्टिविटीज किए। पहला लेट्स कंप्लीट द स्टोरी टुगेदर, दूसरा था आई एम एन ऑथर, अब तीसरा हम करते हैं ऑडियो बुक। जी हाँ, ऑडियो बुक मतलब क्या कहते हैं, ध्वनि पुस्तक। देखिए ये ऑडियो बुक किस प्रकार से प्रभावी होता है, और बहुत ही प्रभावी होता है बच्चों के लिए। क्या है कि बच्चे इस ऑडियो बुक इनोवेटिव आइडिया के जरिए शिक्षक ने न केवल बच्चों के जो राइटिंग स्किल को इम्प्रूव किया, बल्कि बच्चों के जो अभिव्यक्ति है, उनका जो प्रदर्शन है, उनका जो बोलने की जो क्षमता है, उसे भी बेहतर बनाए। बच्चों के शब्दों का चयन उसे बेहतर बनाए। बच्चों के लिए जो क्या है, स्वमूल्यांकन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन जो एक्टिविटी, उसे भी इंप्रूव किया। क्या है कि बच्चों को शिक्षक ने इस इनोवेटिव आइडियाज के तहत, ऑडियो बुक के तहत, बच्चों को शिक्षक ने जो विषय पढ़ाया, कक्षा में कोई टॉपिक पढ़ाया, उस टॉपिक के बारे में बच्चों को अच्छे से बताया। और सभी बच्चों को शिक्षक कहते हैं कि बच्चों, आपको
क्या करना है कि आप सभी को जो हमने टॉपिक बताया इस पर अच्छे से होमवर्क करके आना है। अच्छे से इस टॉपिक के बारे में आप 1 पेजर या 2 पेजर लिख करके लाएंगे, अच्छे शब्दों का चयन करते हुए। तो पहला टास्क ये हो जाता है कि टॉपिक को अच्छे से घर पे बच्चे लिखते हैं, सोचते हैं, और जब वो लिखते हैं तो उनसे लेखनी, उनकी राइटिंग स्किल डेवलप होती है। वो मेमोराइज करते हैं चीजों को, तो शिक्षक ने कैसे बताया, क्या बताया, थोड़ा स्टडी करते हैं और लिखते हैं। जब वो लिख लेते हैं, पहला चरण कंप्लीट होता है, तो दूसरे चरण में शिक्षक फिर आते हैं। उसके एक दो का क्लास के बाद, एक दो दिन के बाद शिक्षक बच्चों को कहते हैं, बच्चों हमने जो पिछली कक्षा में वो विषय पर जो चर्चा पर चर्चा की थी, जो हमने सीखा था, जिसका आप सभी ने होमवर्क भी कर लिया है, अब आवश्यकता है, अब समय है उसका ऑडियो बुक तैयार करने का। तो बच्चे कहते हैं ऑडियो बुक ये क्या होता है? शिक्षक ने कहा मैं बताता हूँ। ऑडियो बुक के तहत क्या होगा कि मैं अपने स्मार्टफोन से, अमूमन सभी शिक्षकों के पास फोन तो जरूर होता है, स्मार्टफोन या कोई फोन ऐसा जरूर होता है जिससे वो ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसका भी देखिए कितना रोचक इस्तेमाल किया शिक्षक ने। बच्चों ने तो चैप्टर पढ़ लिए, इसको होमवर्क भी कर लिया, अब बच्चों को कहा आप सभी बच्चों को बारी बारी से मौका मिलेगा अब यहाँ बोलने का, उस विषय के बारे में बताने का। बताने से पहले आप अपना नाम, कक्षा का नाम जरूर बताएंगे और उस विषय पर आ जाएंगे। तो सभी बच्चों को जब बारी बारी से आकर के कहने का, बोलने का मौका मिलता है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो अभिव्यक्ति है, उनकी जो भाषा कौशल है, कम्युनिकेशन स्किल है, वो संवाद कौशल है, बेहतर होता है, निखर करके आता है। और जब उन्हें पता है कि हमारी जो वॉइस है, हमारी आवाज है, रिकॉर्ड हो रही है, तो कहीं ना कहीं और सतर्क होते हैं। शुरुआती दिनों में बच्चे ज्यादा नर्वस जरूर देखे जाते हैं जब उनका वॉइस रिकॉर्ड हो रहा होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पहले बार जब कोई प्लेटफॉर्म पे चढ़ते हैं, जब उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, तो नर्वसनेस होना स्वाभाविक है। लेकिन जब उन बच्चों को उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग करने के उपरांत, जिनके भी अच्छी वॉइस रिकॉर्डिंग हुई है, जिन्होंने अच्छे से बातों को बताया, उन सभी को क्या करते हैं, उनकी ऑडियो को संरक्षित करके शिक्षक अन्य बच्चों को सुनाते हैं। और बाकी जो अगले सत्र में इसी कक्षा के बच्चों को, अगले सत्र में जब चौथी कक्षा में फिर से जब बच्चे आएंगे, दूसरे तीसरी वाली जब चौथी में, उनको यही ऑडियो दिखाई जाएगी। तो जो बेस्ट ऑडियो होगी, उसी ऑडियो को अन्य बच्चों को सुनाने का मौका मिलेगा। इस पर क्या होता है कि बच्चों को जब कक्षा में उनकी ऑडियो जब रिकॉर्ड की जाती है, तो रिकॉर्ड करने के साथ उनकी ऑडियो उनको सुनाई भी जाती है। कम से कम एक बार सभी विद्यार्थियों को अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद सुनने का मौका जरूर दिया जाता है, क्योंकि बच्चे जब अपनी ही रिकॉर्डिंग को, अपनी ही वॉइस को जब सुनते हैं, तो कई बार उनका स्व मूल्यांकन बेहतर होता है। कई बार वो खुद से मूल्यांकन कर पाते हैं कि हाँ, कहाँ पर उन्होंने क्या कमी की, अच्छा उन्होंने इस बात को ऐसे कहा। तो इससे क्या होता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। और कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जो झिझक है, स्टेज जो फोबिया होता है, हेजिटेशन होता है, स्टेज फियर दूर होता है। बच्चों की वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, उनकी भाषा कौशल और प्रखर होती है, तो उनका संवाद कौशल बेहतर हो जाता है। तो इस प्रकार से ऑडियो बुक एक इनोवेटिव आइडिया है। इसके तहत हम सभी शिक्षक, बहुत छोटा सा स्पेस लेता है अगर हम ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, कोई बहुत बड़ा स्पेस नहीं लेता है, हम अपने मोबाइल में आसानी से संरक्षित कर सकते हैं। और कक्षावार, विषयवार बहुत तरह के हम ऑडियो सेव कर सकते हैं और उसे लंबे समय तक सेव रख सकते हैं। उसे दूसरी कक्षा के या जूनियर कक्षा के या अगले सत्र में जब फिर से कक्षा 4 में नए बच्चे आएंगे, तो उनको इस विषय का ऑडियो सुनाया जा सकता है। जब वो बच्चे अपने सीनियर बच्चों के द्वारा कहे गए उस ऑडियो को सुनते हैं, तो वो भी प्रेरित होते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर एक बेहतर भाषा शैली, अभिव्यक्ति जागृत होती है, लेखन कौशल भी बेहतर बना। आशा करता हूं ये जो ऑडियो बुक का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे नवचारक ने दिया, कहीं ना कहीं आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे आप अपने विद्यालय में, अपने कक्षा में जरूर इंप्लीमेंट करें और आप खुद पाएंगे, आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आप ही की कक्षा में से कई बच्चे इतने बेहतर निकल करके आएंगे कि क्या कहें। तो इसलिए चलिए हम सभी बडिंग राइटर्स का तात्पर्य ये है कि उदित होता हुआ लेखक, कोई ऐसा लेखक, उभरता हुआ लेखक। तो इस इनोवेटिव आइडियाज के जरिए हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो हमने अभी जाना ऑडियो बुक के बारे में, अब हम आगे अपने अगले इनोवेटिव आइडियाज पर आते हैं, जिसका नाम है इनोवेटिव क्लाइमैक्स। जी हाँ, इनोवेटिव क्लाइमैक्स किसी भी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण भाग, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रोमांचक भाग जो होता है, उसमें क्लाइमैक्स होता है।
कोई भी विद्यार्थी, कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति किसी भी कहानी का क्लाइमैक्स को जानने के प्रति सबसे ज्यादा उत्साहित होते हैं। हर किसी को, अगर किसी को कोई कहानी बताई जाए और उसे क्लाइमैक्स नहीं बताया जाए तो फिर क्या होगा, वो काफी विवहल हो उठता है बच्चा। उसे लगता है, बिल्कुल वो असहज हो जाता है। जब तक उसे कहानी का क्लाइमेक्स नहीं बताया जाए तब तक वो बहुत बेताब रहता है, नहीं इसके क्लाइमेक्स मुझे जानना है। तो इस चीज का लाभ उठाते हुए हमारे शिक्षक ने एक बेहतरीन नवाचार का यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन किया, जिसका नाम ही रखा है इन्होंने इनोवेटिव क्लाइमेक्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साल 2015-16 के दौरान जो एक मूवी भी आई थी, एक मूवी आई थी जिस पर एक सवाल आ गया था उस मूवी के अंत में, मेरे ख्याल है आप सभी समझ रहे होंगे कौन से मूवी की मैं बात कर रहा हूँ। पूरा इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला जो सवाल था उस मूवी से, वो क्या था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और ये जो विषय था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये इनोवेटिव क्लाइमेक्स की बात हो गई। उसकी अगली सीरीज आने में 2 से 3 साल लग गए, और 2 से 3 1 साल, वेरी नेक्स्ट ईयर 2017 में वो मूवी आई। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि इस मूवी को आने से पहले तक सभी लोगों ने इतना ज्यादा सर्च किया ऑनलाइन कि आखिर वाकई कटप्पा ने बाहुबली को मारा क्यों। इसके इतने इनोवेटिव, इतने आंसर्स आए ऑडियंस के द्वारा, कई तरह के रोचक आंसर्स आए कि क्या कहे। तो ठीक इसी थीम पर आधारित कक्षा में भी बच्चों को शिक्षक ने यहाँ पर क्या किया, एक कहानी वो पूरी सुनाते हैं, लेकिन ठीक अंत में आकर के वो रुक जाते हैं। जैसे कहानी तो सुनाते सुनाते अंत में जब वो कहते हैं मैं जंगल से गुजर रहा था, रात का समय था, सन्नाटा था, तभी जब ये कह के मैं रुक गया तो आपको लग रहा होगा अब ये क्या बोलने वाले, आप में एक एक आया होगा रोमांच। तो ठीक इसी तरह से जब ये इनोवेटिव क्लाइमेक्स के बारे में जब शिक्षक बताते हैं तो जिस कैरेक्टर के बारे में बताते हैं उस कैरेक्टर की आवाज, उस कैरेक्टर का तस्वीर कुछ ना कुछ मैच करने का प्रयास करते हैं शिक्षक, कोशिश करते हैं उसी के अंदाज में सुनाया जाए, तो ये ज्यादा रोमांचक हो जाता है। इसके लिए उस तरह से बहुत अच्छे तरीके से शिक्षक विभिन्न प्रकार के पौज, विभिन्न प्रकार के भाव भंगिमा और उतार चढ़ाव, वॉइस की उतार चढ़ाव के साथ या संभव हो तो कुछ तस्वीरें दिखाते हुए ये जब कहानी बताते हैं और अचानक से रुक जाते हैं तो बच्चे अब सन्न हो जाते हैं, अब सोचते हैं अब क्या होगा, और शिक्षक बताते हैं बच्चों अब आपको खुद बताना होगा कि इसका इनोवेटिव क्लाइमेक्स क्या हुआ। पहले आइडियाज में लेट्स कंप्लीट द स्टोरी में क्या था कि शिक्षक कहानी को प्रारंभ करते हैं और बच्चों को कहते हैं इसे पूरा करना है। हो सकता है शिक्षक ने पहले जो कहानी बताई थी उसी को पूरा करना है उसी तरीके में, या हो सकता है कहानी को बच्चे अपने हिसाब से भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन इस कहानी में क्या होता है, इस इनोवेटिव आइडियाज में क्या होता है, जो इनोवेटिव क्लाइमैक्स है यहाँ कहानी की पूरी वही होती है, केवल क्लाइमैक्स को चेंज करना है, केवल क्लाइमैक्स को चेंज करना है। अगर शिक्षक ने रामायण की ही बात कह दी, बहुत सारा युद्ध हो गया घमासान, अब अंत में आ गया रावण सामने है, उधर धनुष बाण लेकर के इधर राम सामने है, तभी बस ये पहुंच हो जाता है। अब बच्चे इस तरह के लॉजिक देने लगते हैं, कमाल के लॉजिक देने लगते हैं। जब शिक्षक ने इस तरह की चीजें की तो किसी बच्चे ने तपाक से कहा, इतने में छोटा भीम आ जाता है और वो कहता है ठहरो क्यों लड़ रहे, ये लड्डू खाओ, इस तरह की बातें वो कहते हैं। बड़े ही कॉमिक वे में बच्चे इसका इनोवेटिव क्लाइमेक्स डालते हैं, बहुत ही रोचक तरीके से। हम इससे क्या पाते हैं, इनोवेटिव क्लाइमेक्स के जरिए बच्चे की जो क्रिएटिविटी है, उनकी जो रचनात्मक क्षमता है वो काफी बढ़ करके आती है, निखर जाती है। तो चलिए ये था इनोवेटिव क्लाइमेक्स। आशा करता हूँ इनोवेटिव क्लाइमेक्स को भी आप जरूर अपने विद्यालय में इम्प्लीमेंट करें, जिससे बच्चों के अंदर की जो क्षमता है, उनकी रचनात्मकता है वो इम्प्रूव होती है, उनकी जो भाषा कौशल है, उनकी जो अभिव्यक्ति होती है वो भी इम्प्रूव होता है। और अगले आइडियाज पर अब हम आते हैं, माय डेली डायरी। जी हाँ, ये जो 5वां आइडिया है बडिंग राइटर्स के अंदर ही एक्टिविटी है, 5th एक्टिविटी है वो माय डेली डायरी। अब देखिए कि डायरी, माय डेली डायरी बच्चों के जीवन में, विद्यार्थी के जीवन में स्कूल के क्रम में डायरी मेंटेन तो होती है, लेकिन बहुत बार देखी जाती है कि बच्चे उसे नहीं भी कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने डायरी को केवल और केवल स्कूल के विषय
किस घंटे में कौन सा विषय पढ़ाया गया या कौन सा होमवर्क दिया गया, यहीं तक हमने निर्भर कर दिया और कहीं ना कहीं इसे केवल स्कूल की गतिविधियों में ही कनेक्ट कर दिया। तो इससे क्या हो जाता है कि ये डायरी लेखन थोड़ा सा बच्चों को अरुचिकर या बोरियत सी लगती है। तो शिक्षक ने यहाँ पर क्या किया, बच्चों के अंदर की जो लेखन शैली है, उनकी जो प्रतिभा है, उसे तो हमें निखारना है। तो शिक्षक ने इसके लिए क्या किया, उन्होंने बच्चों को कहा, बच्चों आपको रोज डायरी लिखनी है, माय डेली डायरी। कब लिखनी है, जब आप दिन भर की गतिविधि के उपरांत, जब संध्या काल या रात्रि काल में, जब आप खाना खाने के बाद जब आप बेड पर जाते हैं, जब आप सोने के लिए जाते हैं, उस समय आपके पूरे दिन भर में आपने क्या क्या किया, कौन कौन सी एक्टिविटी थी, जैसे क्या किया, हर वो रोचक, हर वो अनुभव आप उस डायरी पर जरूर लिखें। यही कहा गया है। यानी कि सभी बच्चों को मोटिवेट किया कि रोज आपको अपनी डायरी लिखनी है, रात्रि के समय में सोने से पहले, कि दिन भर आपने क्या क्या गतिविधियां की, बस उसे लिखना है। इसके जरिए क्या होता है कि बच्चे, ये माय डेली डायरी सुनने में बहुत छोटा था और बहुत कॉमन था, इनोवेटिव आइडियाज लग रहा है, लेकिन इसके बहुत ही ब्रॉडर एस्पेक्ट्स हैं। माय डेली डायरी वाकई में बहुत बड़ा, इसका जो एस्पेक्ट है, इसके जो व्यापक परिणाम देखने को मिलता है। देखिए वो इस तरह से, जब कोई विद्यार्थी अपने दिन भर की जो घटनाओं का आकलन करता है, उसे रिवाइज करता है, और शाम को जब वो लिखना प्रारंभ करता है, तो हर एक्टिविटी के बारे में सोचता है, और जब वो अपने द्वारा घटित दिन भर के उपरांत जो घटनाएं घटित हुई हैं, या उसने किसी के साथ जो व्यवहार किया है, हो सकता है किसी बच्चे ने अपने अभिभावक, अपने बड़ों के साथ कुछ कटु शब्द का प्रयोग किया है, उसे भी जब वो रिकैपिचुलेट करता है वो बच्चा, तो कहीं ना कहीं महसूस करता है, गिल्ट सा फील होता है। कई बार बच्चे बड़े जब बच्चों की अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार नहीं करते हो तो चिढ़ जाते हैं, कई बार उल्टी सीधी बातें भी कह देते हैं, क्रोधवश कुछ अपशब्द भी कह जाते हैं बच्चे। अपशब्द क्यों कहा बच्चों ने, क्योंकि वो प्रतिक्रिया थी, वो क्रोध था, या हो सकता है वो लालच था, कभी ऐसा हो सकता है। लेकिन जब बच्चे रात को सोने के क्रम में जब वो सोच रहे होते हैं, अब उनके मन में वो वाला गुस्सा नहीं है जो सुबह में था, अब वो प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन अभी तो लिखना है ना कि क्या किया उसने दिन भर। तो जब उन सभी एक्टिविटीज को लिखने का प्रयास करता है, तो जब यदि किसी विद्यार्थी ने दिन भर के क्रम में कोई गलत कार्य अगर किया था, उसके मन में उस समय जरूर आता है। तो और उस समय जब उसके मन में आता है, तो एक बार मन में स्ट्राइक जरूर करता है कि शायद मैंने ये अच्छा नहीं किया। तो कई बार वो स्व मूल्यांकन की प्रक्रिया भी चल पड़ती है। यहाँ पर बच्चे अपनी गतिविधियों के बारे में लिखते हैं, और शिक्षक ने एक और महत्वपूर्ण बात सुझाई थी यहाँ पर कि बच्चों, आप जब माय डेली डायरी लिखें, तो सबसे आखिर में एक इमोजी बनाना है, गोल सा इमोजी। वो इमोजी आपका मतलब प्रतीक होगा कि दिन कैसा था। अच्छा, बहुत बढ़िया दिन था तो बिल्कुल स्माइली वाला इमोजी, ठीक ठाक दिन था तो नॉर्मल वाला इमोजी, अगर उदासी भरा दिन था तो बिल्कुल उदासी भरा इमोजी। तो ये भी बच्चे बड़ी आसानी से बना लेते हैं। तो अब शिक्षक क्या करते हैं कि आवश्यकता ये नहीं है कि शिक्षक सभी विद्यार्थियों के सभी डायरी को रोज देखें, लेकिन शिक्षक केवल इतना करते हैं कि सभी बच्चों को लिखने के लिए कहते हैं, और रैंडमली टीचर किसी भी विद्यार्थी से पूछ सकता है, उसके उसकी कॉपी दिखाने के लिए कह सकता है, ताकि सभी विद्यार्थी उसे बनाएं। और शिक्षक यदि ऐसा ऑब्जर्व करता है कि किसी विद्यार्थी ने कुछ बेहतर किया है कल के दिन के उपरांत, तो उस बात को उस विद्यार्थी को बुला करके कहा जाता है, आप स्टेज पर आए और उस गतिविधि के बारे में बताएं कि आपने जो क्या बेहतर किया था उसके बारे में बताया। अगर रोचक होता है वो बात, तो शिक्षक चाहते हैं कि उस बात को ये कक्षा में भी बताए कि आज उसने कैसे क्या बेहतर किया था कल के दिन। तो इससे क्या होता है, बाकी विद्यार्थी भी मोटिवेटेड होते हैं। ठीक इसी तरह से ऑन दी अदर हैंड, अगर शिक्षक ऐसा महसूस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि किसी बच्चे ने उदासी भरा इमोजी बनाया हुआ है अपने डेली डायरी में, और अगर वो ये महसूस करते लगातार दूसरे तीसरे दिन भी यही आ रहा उदासी भरा ही इमोजी बन रहा है इस बच्चे की ओर से, तो वो शिक्षक फिर उस बच्चे से व्यक्तिगत तौर पर बात करता है और उसकी समस्या को जानने का प्रयास करता है। अगर संभव है तो उसकी समस्या को वहीं शिक्षक दूर करते हैं, और यदि वो समस्या कुछ अलग है जहां आवश्यकता हो उनके अभिभावकों से बात करने की, तो शिक्षक उनके अभिभावकों से भी बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये पाते हैं माय डेली डायरी एक बेहतरीन नवाचार है, जहां बच्चों को उनके अच्छी आदतें डालने का, बुरी आदतें अवॉइड करने का, और उनकी लेखन शैली बेहतर करने का एक अच्छा मौका मिलता है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी शिक्षकगण माय डेली डायरी जरूर इंप्लीमेंट कराएं।
अगर कभी ऐसी बातें होती है कि रोज लिखना संभव नहीं हो पाता है, तो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, वीकली भी लिखा जा सकता है, सप्ताह में 2 दिन भी लिखा जा सकता है। लेकिन सबसे बेहतर जो रिकमेंडेशन है हमारे इनोवेटर्स का, वो ये कि इसे डेली डायरी के रूप में ही लिया जाए। रेस्ट एवरीथिंग इज अपॉन यू। तो चलिए अगले इनोवेटिव आइडियाज पर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या जाना, माय डेली डायरी। अब हम आगे करते हैं, एक इनोवेटिव आइडिया जो है हमारे पास में है, वो है राइटिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर। अब देखिए फिर से हम आ गए, तो राइटिंग कॉन्सेप्ट को ही इंप्रूव करने की बात हो रही है, राइटिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर। तो बच्चों को न्यूज़पेपर से कनेक्ट करने के लिए ये इनोवेटिव आइडियाज लिया गया, राइटिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर। अब इसके लिए टीचर क्या करते हैं कि बच्चों को कहते हैं कि आपको न्यूज़पेपर से या किसी मैगजीन से कोई खबर लेनी है, और जो बात आपको रोचक लगती है, कोई ऐसा तस्वीर है उसकी पेपर कटिंग आप लगा सकते हैं, और इसे क्या करते हैं, एक एक न्यूज़पेपर का रूप दे सकते हैं। कोई ऐसी खबर आप जरूर लिखें। इसे शिक्षक ने कहा कि इसे सप्ताह में 1 बार या 2 बार किया जा सकता है। यहाँ पर क्या है, राइटिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर, सप्ताह में 1 बार या 2 बार राइटिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर। ये बच्चों को दिया जाता है कि बच्चे न्यूज़पेपर देखें, जो न्यूज उन्हें रुचिकर लगता हो, या जो न्यूज उन्हें लगता हो कि उन्हें लिखना है, उस न्यूज को एक कागज में लिख सकते हैं, उससे संबंधित जो तस्वीरें निकाल करके इसमें चिपका सकते हैं। इस क्रम में क्या होता है कि बच्चे न्यूज़पेपर का अवलोकन करते हैं, बच्चे नए नए शब्दों का प्रयोग सीखते हैं, बच्चे अपनी भाषा शैली, जो लेखन शैली है, वाक्यों की रचना है, वो भी बेहतर होता है बच्चों का। और बच्चों का देखा जाता है शब्दावली भी इम्प्रूव हो गई, और बच्चे जब लिखते हैं बेहतर, और कक्षा में आकर के राइटिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर के जरिए अपना न्यूज़पेपर जब डिस्प्ले करते हैं, कक्षा में दिखाते हैं, बोल करके सुनाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो प्रतिभा छिपी हुई है एक अच्छे लेखक की, एक अच्छी, तो वो उभर करके सामने आता है। तो हमने किया ये छठा जो इनोवेटिव आइडियाज था, राइटिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर। तो ये न्यूज़पेपर से केवल उन्हें कलेक्ट करना था, छोटी छोटी तस्वीरें, पेपर कटिंग हो सकता है, या छोटे छोटे खबरें उन्हें लिख सकते हैं। तो ये था राइटिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर। और आज इस इनोवेटिव जो आइडियाज है, आज के जो हमारा केस स्टडीज है, टीचर इनोवेशन अवार्ड 1 TIA 1 से जो हमने लिया है, थी जो बडिंग राइटर्स के 7वां और आखिरी एक्टिविटी आपके सामने बताना चाहूंगा। जी हाँ, ये जो एक्टिविटी है वो थीम बेस्ड न्यूज़पेपर। जी हाँ, ये थीम बेस्ड न्यूज़पेपर है, मतलब विषय पर आधारित या थीम पर आधारित न्यूज़पेपर। इसे शिक्षक कक्षा में इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करते हैं, इसे महीने में 1 बार या 2 बार किया जा सकता है। ध्यान रहे, इसे प्रतिदिन या रेगुलर ना कराएं, इसे महीने में 1 बार या 2 बार कराया जा सकता है, तो इसके बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये काफी रोचक है। तो थीम बेस्ड न्यूज़पेपर के तहत शिक्षक क्या करते हैं, पूरी कक्षा में उपस्थित बच्चों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उनकी ग्रुपिंग तैयार कर देते हैं। और क्या करते हैं, सभी ग्रुप में जो बच्चे विद्यमान होते हैं, उन सभी ग्रुप के बच्चों को क्या कहते हैं, बारी बारी से मौका देते हैं। महीने में 1 बार या 2 बार बारी बारी से मौका दिया जाता है कि इस महीने, ये अगस्त का महीना आ रहा है, तो अगस्त के महीने के लिए, या ये जुलाई अभी चल ही रहा है, जुलाई के महीने के लिए ग्रुप ए को मौका दिया जाता है थीम पर आधारित न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का मतलब एक मैगजीन समझ लें, कोई एक टॉपिक शिक्षक दे देते हैं, कोई भी जो टॉपिक है जिससे बच्चे अवगत हैं, चाहे वो खेल कूद से संबंधित चाहे समाज से संबंधित हो सकता है उनके पाठ्यक्रम से संबंधित हो सकता है कि कोई फेस्टिवल हो, रक्षाबंधन आ रहा है, 15 अगस्त आने वाला है, नया साल जा चुका है, कोरोना का समय चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों को इस तरह का एक थीम दिया जाता है, किसी पार्टिकुलर ग्रुप को दिया गया है, और उस ग्रुप में कई वर्ग भी शिक्षक डिसाइड कर देते हैं। उस ग्रुप के अंदर एक वर्ग जिसकी लेखनी अच्छी है ना, उसे एडिटर बनाया जाता है, एडिटर ग्रुप। इस ग्रुप में ये 2 बच्चे एडिटर का काम करेंगे, यानी कि चयन करेंगे, शब्दों का चयन, वाक्य का चयन करना इनका काम होगा। उसी ग्रुप में कुछ बच्चे ऐसे जिनकी चित्रकारी, ड्राइंग अगर अच्छी है, तो उनको ड्राइंग करने का, पिक्चर्स उसमें एडिट करने का, उस न्यूज़पेपर का जो फ्रंट कवर है, पेज है, उसे तैयार करने का ये मौका उन्हें मिलता है, बॉक्स बनाने का। ठीक है, एक ग्रुप, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बड़े खोजी किस्म के होते हैं, रिसर्च करना पसंद है, उनको रिपोर्टर बनाया जा सकता है, ताकि वो शोध कर सकें, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेकर के आए कि कौन सी खबर डालनी है। तो इस प्रकार से रिपोर्टर हो गया, इस प्रकार से एडिटर हो गया, इस प्रकार से उसमें अच्छी
कलाकृति जिन्हें आती है बनाने उनको भी मौका मिल सकता है। तो इस तरह से थीम बेस्ड न्यूज़पेपर भी एक अच्छा टॉपिक है, जिसके तहत बच्चों से उनका मैगजीन, उनका अखबार बनाने के लिए कहा जाता है। और ग्रुप वाइज सभी बच्चों को मौका मिलता है, महीने में 1 बार या 2 बार सभी ग्रुप को बारी बारी से मौका मिलता है। और बच्चे इस प्रकार से उनके अंदर जो छिपी हुई लेखन शैली है, उनके अंदर जो बोलने की क्षमता है, ये इम्प्रूव होती है। मैं बताऊं, ये जो हमने कहा थीम पर आधारित जो न्यूज़पेपर है, अखबार है, इसे पढ़ सकते हैं बच्चे। हो सकता है कक्षावार अगर इसे किया गया है तो कक्षा के खत्म होने के सबसे आखिरी घंटे के आखिरी 5 मिनट में, 10 मिनट में इसे पढ़ करके वो सुना सकते हैं उस दिन। और या हो सकता है कि प्रार्थना सभा में आखिरी 5 या 10 मिनट में खड़े होकर के भी उसे पढ़ा जा सकता है। इससे क्या होता है कि शिक्षकगण बच्चों के अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं, जहां बच्चे कनेक्ट होते हैं, उनके अंदर की लेखन शैली, उनके अंदर की भाषा शैली और अभिव्यक्ति निखार आती है। तो चलिए, मैंने बताया आप सभी शिक्षकों के बीच आज चर्चा परिचर्चा में हमने साझा किया बडिंग राइटर्स को। उन सभी शिक्षकों को, उन तमाम शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस बडिंग राइटर्स में अपने आइडियाज को कंट्रीब्यूट किया है। और मैं आशा करता हूं कि आज जो हमने बडिंग राइटर से संबंधित, अर्थात हर बच्चे के अंदर छिपा हुआ है एक लेखक, या हर बच्चे के अंदर छिपा हुआ है एक प्रतिभा, उसको निखारने का जो प्लेटफॉर्म है बडिंग राइटर, इसके अंतर्गत अगर आप कुछ अपना इनोवेशन कर रहे हैं तो हमसे जरूर साझा करें। तो अब वक्त हो चला है, वक्त की कमी है आप सभी से साझा होने का। मेरी ओर से इनोवेशन की समाप्ति है ये। मैं चाहता हूं कि अब आप शिक्षकों के समक्ष अगर कोई ऐसा प्रश्न हो, कोई ऐसी बात हो जो साझा करना चाहते हैं तो बेझिझक हमसे पूछें। मैं गौतम हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपका। जी, मैं फिर से कहूं, कोई भी ऐसा अनुभव, कोई भी ऐसी बातें आप हमसे जरूर साझा करें। मैं बता दूं, इस समय हमारे फेसबुक ZII पेज के जरिए पूरे भारतवर्ष के शिक्षकगण जुड़े हुए हैं, या हाँ, या हो सकता है यूट्यूब के जरिए भी अगर आप हमें देख रहे हैं। हाँ, नमस्कार मैम, नमस्कार। जी जी नमस्कार। और ना मैं सुन रही थी आपके जो इनोवेशन आइडियाज आपने जो बताया, जी तो मैम। सर हमारा जो शेखपुरा ये शहर है बिहार का, एक अच्छा। थोड़ा सा जिला है। हाँ इस हाँ, जिले में ग्रामीण क्षेत्रों से भी बच्चे आते हैं, प्लस शहरी क्षेत्रों से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। बिल्कुल मैं उनको भी कोशिश करती हूँ कि उनकी भी भाषा हमारी शहरी भाषा से मेल जोल हो। वो अपनी बिल्कुल स्थानीय भाषा में बात करते हैं, तो बिल्कुल। उनके स्थानीय भाषा में भी कुछ बात करनी होती है। तो हम्म। उसके तहत उन बच्चों में भी मैं हम्म, चाहती हूँ कि वही मैं भर दूं जो हमारे शहरी क्षेत्र के बच्चों में उनकी एक्टिविटीज हैं। इसके बिल्कुल। लिए मैं क्या करूँ? चलिए, इसके लिए क्या करना है कि ये जो इनोवेटिव आइडियाज़ है, जो हमने बताया, इस इनोवेटिव आइडियाज़ को, इस नवाचार को अपने विद्यालय में क्रियान्वित करने का प्रयास करना है। और जब हम ग्रामीण क्षेत्र में, खास तौर से सुदूर इलाके, बहुत ही रिमोट एरिया, उस ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की अगर बात करते हैं, जैसा कि मैंने कल के सेशन में कहा था कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे हिंदी तक बहुत अच्छे तरीके से नहीं बोल पाते हैं। वहाँ की जो रीजनल भाषा है या भोजपुरी है, उसी को अच्छे से बोल पाते हैं, उसी में कंफर्टेबल होते हैं। तो शिक्षक के लिए एक चैलेंज होता है ये कि उनकी भाषा शैली को अगर बेहतर बनाना है तो उन्हें, शिक्षक को, अब कक्षा में उन्हें हिंदी को बेहतर बनाना, तो इसलिए उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना होता है। इसीलिए ये इनोवेटिव आइडियाज बडिंग राइटर्स के तहत आप बच्चों को शामिल कर सकते हैं। बच्चों की उनकी क्षमता, उनकी जो प्रतिभा, उनकी क्षमता है, उनकी संख्या के आधार पर नवाचार को अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आशा थैंक करता हूं कि इससे आपको निश्चित रूप से जरूर कोई रिजल्ट मिलेगा। मेरे यू। सामने और भी शिक्षकगण हैं जी जिनको अगर जी, स्थापित, हाँ, कुछ कहना नमस्कार चाहते सर। हैं। हाँ, नमस्कार, जी नमस्कार नमस्कार अजीत जी। सर। मैं हाँ, अच्छा आप सर, आप जो बताए ये तो कुछ कुछ हम लोग अपने यहाँ लागू करते हैं। और इसके बिल्कुल। साथ एक चीज और है सर कि हम लोग बच्चों के साथ है, एक होता है कि प्ले के साथ, जैसे किसी स्टोरी को, किसी कहानी को जब हम लोग ये व्यक्त करते हैं तो एक थीम बनाते हैं कि एक नाटक करने का, एक ठीक प्ले, है। प्ले बिल्कुल। के साथ इस कहानी को प्ले के साथ दिखाना है। तो बच्चा के एक टीम बना दिए, उस टीम में पात्र बना दिए, और इस बिल्कुल। कहानी को पहले हम लोग सारांश सुना देते हैं। इस कहानी को प्ले के थ्रू अच्छा, आपको पूरा क्लास को दिखाना है। बहुत खूब, तो इसमें बहुत खूब। देखते हैं सर बच्चे लोग काफी एक्टिव होते हैं और इसको करने के लिए, और उस पर मतलब बहुत रिस्पॉन्स मिलता है बच्चा लोग की तरफ से।
और उसको सीखने के लिए काफी ये होते हैं सर। सर मैं चाहूंगा कि आप अपने विद्यालय का नाम और आप कहाँ से हैं इसके बारे में भी बताएं। आपका जी, मैं विद्यालय का नाम अजीत बताएं। कुमार हाँ, जी, लवीना एकेडमी अरवल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सर, खुर्दा का अरवल थाना है। बिहार से हैं। सर आपका स्वागत जी, है हमारे बिहार से। जेड के मंच पे। तो आपने जैसा कि बताया कहीं ना कहीं रोल प्ले एक इनोवेटिव आइडियाज है, जिसके बारे में मैंने पिछले सप्ताह एक अभिनव शिक्षण तकनीक के तहत मैंने इसके बारे में जिक्र भी किया था। और ऑलरेडी आप ये इनोवेटिव आइडिया अपने विद्यालय में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसके तहत आप क्या पा रहे हैं कि बच्चे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं, बच्चे अभिव्यक्त कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप बायोडाइवर्सिटी या फिर कहते हैं कि प्राकृतिक संपदा के बारे में बता रहे, तो कोई विद्यार्थी है पौधा बन जाता है, कोई खुद बीज बना हुआ है, कोई जी जल बनना हुआ है, जी और उस तरह से उसकी भूमिका को बताते हुए जब वो एक्ट करता है तो देखते हुए ऑडियंस, हम शिक्षकों को भी काफी अच्छा लगता है, और सामने बच्चे बैठे हैं वो भी काफी रोचक तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, और बच्चों के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है निश्चित रूप से बाहर निकल करके आती है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम उन पे लेबलिंग नहीं कर सकते, ये बच्चे इस क्षेत्र के हैं तो उतना बेहतर नहीं कर सकते हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो ये शहरी बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, कभी ऐसी बात नहीं। हर बच्चे के अंदर एक लेखक, एक प्रतिभा छुपी हुई है, आवश्यकता है उसे निखारने की। आशा करता हूं कि आप हमारे जेडाई सेशन में जुड़े रहें, और कोई भी सुझाव अगर आपके पास ऐसा है तो हमें जरूर भेजें। और यदि आपके पास कोई अपना नवाचार है, कोई ऐसा इनोवेटिव आइडियाज है जिसे आप अपने विद्यालय में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और उसके तहत आपको कई तरह के अच्छे परिणाम अगर मिले हैं, तो आप उसका एक डॉक्यूमेंटेशन करें, उसे एक पेज पर लिखें। और हमारी वेबसाइट है ziiei.com, उस पर आप जाएं, वहां पे आपको पॉपअप मिलेगा सबमिट योर आइडिया, उस आइडिया को सबमिट कीजिए। जब आप वो आइडिया सबमिट उसमें करते हैं तो इसके जरिए आप हमारे टीचर इनोवेशन अवार्ड सीजन 3 के तहत प्रतिभागी हो जाते हैं। और यदि आपका नवाचार अगर चयनित होता है, तो जैसा कि मैं अभी दिखा पा रहा हूँ, ये TIA 1 की पुस्तिका है, ठीक इसी तरह से TIA 2 की भी है, और अब हम TIA 3 की बनाने जा रहे हैं। हो सकता है कि आपका नवाचार इसमें शामिल हो, और आपके नवाचार को पूरा भारतवर्ष ग्लोबली सभी लोग उसे जाने, उसे इम्प्लीमेंट करें और लाभान्वित हो। आशा करता हूं थैंक यू कि सर, आप धन्यवाद सर। जरूर कुछ बेहतर करेंगे। और समय का बिल्कुल धन्यवाद अभाव सर। है, कोई और शिक्षकगण हैं जो हमसे इस समय इस मंच से जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से अपनी बातों को जरूर कहें। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हेलो सर। हाँ, नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार सर। वो ना मैं इसमें जुड़ी हुई हूँ, हाँ हाँ। और मैंने TIA में मेरा स्थान मुझे प्राप्त हुआ है सर। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मैडम, यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। चलिए TIA 1 में आप आ चुके हैं मैडम, आपका बहुत यस बहुत यस यस आभार। और मैं आप जी सभी को, शिक्षकों को भी बताना चाहूंगा, हमारे बीच जो पुष्पा कुमारी मैडम हैं, ये ऑलरेडी TIA में जी इनका आइडिया सेलेक्ट हो चुका है। यस और सर। मैं 3 के लिए जा रही हूँ आपके साथ होने। चलिए चलिए, बिल्कुल जी, बिल्कुल, 2 तक TIA मैं आ 3 के गई लिए हूँ सर। आपने भेजा है, आपने जी इनोवेटिव आइडियाज के लिए इन्होंने अपने आइडिया सबमिट कर दिया है इन्होंने। और यस मैं आशा करता हूं कि ये बेहतर होगा। और आपने चूंकि आइडिया हमें भेजा है, तो अब आपको कुछ और लिंक भी हमारी ओर से भेजे जाएंगे। आपका जी नवाचार अगर हमारे जो मापदंडों पर खरा उतरता है, यस सर नवाचार के शून्य निवेश पर इम्प्लीमेंटेड हो, यस आधारित सर हो, ऑलरेडी यस इम्प्लीमेंटेड हो, कोई ना कोई यस डॉक्यूमेंट जरूर हो, और कुछ ना यस कुछ सर उससे लाभ मिल रहा, अगर ये है तो निश्चित रूप से जी आपको मौका मिलेगा। आपको एक जी लिंक हमारी ओर से भेजा जाएगा जहां आप जी डिटेल्ड आइडिया सबमिट कर पाएंगे, और यस सर आपकी दावेदारी निश्चित हो जाएगी। जी आपको बहुत थैंक यू बहुत सर। शुभकामनाएं, और जी आपके हम आभारी हैं कि आपने अपनी आइडियाज हमसे शेयर किया। हाँ, जी कोई थैंक यू और सर। शिक्षकगण भी हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारी इस जेडाई मंच से? जी हाँ, नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार सर। प्रणाम सर। हाँ, नमस्कार, कल्याणी मैडम बोल रहे हैं आप? हाँ जी, कहिए। मुझे हाँ बहुत अच्छा लग रहा है कि इस मीटिंग में मैं शामिल हो पाई हूँ। बिल्कुल। एक्चुअली है क्या सर, मैं जिस एरिया में अभी हूँ फिलहाल, मैं हम्म, वैसे तो धनबाद से हूँ सर, अच्छा। लेकिन मेरा जिस एरिया में पोस्टिंग हुआ है सर, हम्म, यहाँ पे नेटवर्क का बहुत अभाव है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ऊपर। एकदम छत पे आ गई हूँ। अच्छा। ठीक है, थोड़ा साउंड आ रहा है, कुछ कुछ हम्म, कट के आ रहा है, चलिए कोई। लेकिन अभी जो अजीत सर ने जो बताया हम्म बच्चों की भूमिका और बच्चों को प्लेटफॉर्म से जोड़ने का जो उन्होंने एक आइडियाज दिया, हम्म। हमको बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हम भी स्कूल में ऐसा करते हैं कि कोई चलिए। भी कहानी या कोई भी टॉपिक जो बच्चों को पढ़ाना होता है, तो बच्चों को उसको रोल प्ले के माध्यम से करवाते हैं, बिल्कुल। ताकि
और मैंने बच्चे उसकी भूमिका को निभाते हुए अच्छी तरह से समझ पाते हैं, सीखते हैं। और क्योंकि चूंकि ये ग्रामीण एरिया है, यहाँ बच्चा जो है वो बांग्ला बोलता है सर। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। और हम लोग बच्चों से हिंदी में बात करते हैं ताकि बच्चा हिंदी सीखे, हिंदी को समझे। जो कोई भी बात करना होता है ऐसे प्राइवेट में भी और विद्यालय में भी बुक्स संबंधी हिंदी में ही बात करते हैं ताकि बच्चे अच्छी तरह से सीखे सर। ठीक है, तो ऐसे भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि हिंदी भाषा समझ तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, बोलचाल में तो बांग्ला का प्रयोग वो कंफर्टेबली कर पाते हैं। तो निश्चित जी रूप से जी मैडम आप बांग्ला में उनसे बातचीत कर पाती होंगी, आप बांग्ला जी में जी बात मैं करते होंगे? बंगाली हूँ, मैं तो ओ, बंगाली हूँ सर, मैं ओके। तो उनका भाषा समझ के उसको हिंदी में डब करके बोलती हूँ सर। हाँ, ये बहुत अहम होता है कि बच्चों का जो रीजनल लैंग्वेज है उस पर शिक्षक उनसे संवाद जरूर स्थापित करें, इससे बच्चे कंफर्टेबल जोन पे आ जाते हैं। और जैसा जी कि जी मैं अभी जान पाया कि आप कल्याणी मैडम, आप रोल प्ले के जरिए आप भी बच्चों को कहीं ना कहीं शिक्षा दे रहे हैं, और ये काफी प्रभावी जी तरीका है, कारगर जी तरीका जी है, क्योंकि रोचक अच्छा, होता है। बिल्कुल। जी तो क्योंकि इसके हम अलावा देखते हैं हाँ, हाँ, बच्चे खेल खेल के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं। वो ये नहीं समझते कि मैं क्लास कर रही हूँ या फिर मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैडम हमें पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं समझते। वो सोचते हैं कि हम कोई गेम खेल रहे हैं चलिए या चलिए फिर हम कोई एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, ऐसा ऐसा वो सोचते हैं। और मैडम, बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं सर। चलिए मैडम, हमारा ये कहना है कि आप ये रोल प्ले कर रहे हैं, ये ऑलरेडी हमारे पास ये इनोवेटिव आइडियाज बुक पुस्तक में छप चुकी हैं। जी आप गौर करें कि कुछ तो बेहतर या कुछ तो नया आपने जरूर ऐड ऑन किया होगा या आप कर रहे होंगे। अभी जी लॉकडाउन के दौरान कुछ ना कुछ अलग आपने किया होगा, और जी अगर उसके कुछ बेहतर परिणाम आपको देखने को मिले हैं तो निश्चित रूप से उसका डॉक्यूमेंटेशन कीजिए और हमारे जेडआईआई के इस मंच पे आप उस आइडिया को सबमिट कीजिए। हो जी सकता है कि आपके उस आइडियाज से पूरे भारतवर्ष में शिक्षकगण और विद्यार्थी लाभान्वित हो। हमारा यही शुभकामनाएं हैं। समय का अभाव है और मैं चाहूंगा कि आज के सेशन को हम यहाँ पर समाप्त करें, क्योंकि अगली सेशन का भी टाइम हो चला है। तो इसलिए मैं आप सभी शिक्षकों से विदा लेना चाहूंगा। मैं गौतम, जी श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का करबद्ध आप सभी का स्वागत अगले सेशन में करूंगा। आप इसी सभी समय को पे स्वागत 11 से नमस्कार 12 के बजे, 11 बजे से 12 बजे के बीच हिंदी में और 2 से 3 बजे के बीच इंग्लिश में यही सेशन होगा। आप सभी जी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद। जुड़ी रहूंगी सर। जरूर। जी थैंक यू।